नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलम अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, छत्तीसगढ़। मैंने अपने पूर्व व्याख्यान में हेरोडोमर के वृद्धि मॉडल की चर्चा की थी। उस व्याख्यान के अंतर्गत हेरोडोमर वृद्धि मॉडल के भाग 1 की चर्चा थी, जिसमें हेरड के वृद्धि मॉडल के बारे में चर्चा की गई थी। यह मॉडल का भाग 2 है, जिसमें डोमर के वृद्धि मॉडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। डोमर का वृद्धि मॉडल बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र विकास एवं पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की इकाई 3 का टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डोमर के मॉडल का उद्देश्य क्या है। डोमर के मॉडल का उद्देश्य निवेश की एक ऐसी दर ज्ञात करना है जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रख सके। जैसा कि आपको बताया गया था कि हेरोड और डोमर दोनों ने विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अपने मॉडल का प्रस्तुतिकरण किया है। उन्होंने यह जाना कि विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विकास को ज्ञात करना हमारा उद्देश्य नहीं होता, बल्कि जो विकास पूर्व से प्राप्त किया गया है उसको बनाए रखना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए डोमर ने अपने मॉडल में इस बात का प्रयास किया, इस उद्देश्य को सामने रखकर अपने मॉडल को प्रस्तुत किया कि निवेश की ऐसी कौन सी दर हो सकती है जो कि अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार के स्तर पर बनाए रख सके। इसलिए उन्होंने अपने मॉडल का प्रस्तुतिकरण किया। डोमर के मॉडल का प्रयास यह है कि उन्होंने ये बताया कि विकास की दीर्घकालीन समस्या का समाधान हम गुणक, त्वरक और पूंजी अनुपातों की सहायता से किस प्रकार से कर सकते हैं। चूंकि विकास एक दीर्घकालीन समस्या है, इसलिए ऐसे कौन से उपाय हैं जिनका प्रयोग करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके उपायों के रूप में उन्होंने गुणक, त्वरक और पूंजी अनुपातों की सहायता ली है। जहां तक मॉडल की मान्यताओं का प्रश्न है, तो डोमर के मॉडल की मान्यताएं भी हेरोड के मॉडल के समान ही हैं। अर्थात उन्होंने ये माना कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार में रहती है। अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात विदेशी व्यापार का इसमें अभाव रहता है। चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप का भी अभाव पाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपने मॉडल के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत यह माना कि सामान्य कीमत स्तर, ब्याज की दर, पूंजी गुणांक इत्यादि स्थिर रहते हैं। उन्होंने यह भी माना कि पूंजी का जो गुणांक है वह स्थिर रहता है। साथ ही सीमांत बचत प्रवृत्ति भी स्थिर रहती है और सीमांत बचत प्रवृत्ति औसत बचत प्रवृत्ति के बराबर होती है। इसके अलावा डोमर के मॉडल की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह थी कि उन्होंने यह माना कि समय विलंब का अभाव होता है, अर्थात विनियोग और उत्पादन क्षमता के मध्य कोई समय नहीं लगता। जैसे ही विनियोग किया जाता है, वैसे ही त्वरित रूप से उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। कोई समय विलंब इस प्रक्रिया में अर्थात टाइम लैग नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए डोमर ने अपने मॉडल का पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में प्रस्तुतिकरण किया और यह बताया कि विनियोग की ऐसी कौन सी दर हो सकती है जिसको यदि बनाए रखा जाए या जिसको यदि प्राप्त किया जाए तो अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर बनी रहती है। मॉडल की यदि प्रमुख विशेषताओं की हम चर्चा करें तो यह बताया जा सकता है कि वे प्रमुख बातें जिन पर डोमर ने अपने मॉडल में विशेष ध्यान दिया है, वे मॉडल की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि डोमर ने अपने मॉडल में विकास के लिए निवेश को प्रमुख कारक माना है। उनके मॉडल के अनुसार निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट, विनियोग जिसको हम बोलते हैं, वह वृद्धि का एक प्रमुख कारक है। इसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि निवेश का अर्थव्यवस्था पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। यह डोमर के मॉडल की अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें उन्होंने बताया कि विनियोग एक ऐसा कारक है जो अर्थव्यवस्था पर दोहरा प्रभाव डालता है, अर्थात उसके दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव है कि जब अर्थव्यवस्था में विनियोग किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि होती है। यह विनियोग का मांग प्रभाव कहलाता है।
दूसरा प्रभाव है जब अर्थव्यवस्था में एक निश्चित मात्रा का विनियोग किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। यह विनियोग का पूर्ति प्रभाव है। आय प्रभाव और पूर्ति प्रभाव या मांग प्रभाव और पूर्ति प्रभाव निवेश का दोहरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर होता है। इसकी विशेष चर्चा डोमर ने अपने मॉडल में की है। तीसरी विशेषता उनके मॉडल की है कि आय में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बीच हम समानता किस प्रकार स्थापित करें, इस बात पर डोमर ने विशेष बल अपने मॉडल में दिया है। यदि हम मॉडल की व्याख्या करें तो इसके अंतर्गत यह बताना जरूरी है कि पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थापना करना होता है। पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थापना यदि हमें करनी है, पूर्ण रोजगार संतुलन के स्तर को प्राप्त करना है, उसे बनाए रखना है, तो कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। डोमर ने अपने मॉडल का मूलभूत समीकरण जैसा कि आप देख रहे हैं डेल्टा आई इंटू 1/अल्फा इक्वल टू आई सिग्मा के रूप में प्रस्तुत किया है। यह डोमर के मॉडल का मूलभूत समीकरण है। यहाँ पर हम समीकरण के प्रत्येक संकेत का अर्थ जान लें। डेल्टा आई जो प्रथम संकेत है वह बताता है विनियोग की वार्षिक वृद्धि को। 1/अल्फा में जो अल्फा संकेत है वह बताता है बचत की सीमांत प्रवृत्ति, अर्थात जिसे हम MPS के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर 1/अल्फा का मतलब है गुणक। हम जानते हैं कि गुणक सीमांत बचत प्रवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। तो इस प्रकार 1/अल्फा का तात्पर्य है गुणक। यहाँ पर आई संकेत का अर्थ है विनियोग की वार्षिक दर और सिग्मा, स्मॉल सिग्मा जो है वह बताता है विनियोग की औसत उत्पादकता को। तो इस प्रकार यह समीकरण डोमर के मॉडल का मूलभूत समीकरण है, मुख्य समीकरण है। अब यदि हम मॉडल के प्रथम भाग को देखें तो इसमें प्रयुक्त किया गया है डेल्टा आई 1/अल्फा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। डेल्टा आई इंटू 1/अल्फा, इसका मतलब है आय में वार्षिक वृद्धि। आय में वार्षिक वृद्धि मांग पक्ष की व्याख्या करता है, अर्थात जब आय में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। डोमर के मॉडल का जो द्वितीय पक्ष है उसमें संकेत प्रयुक्त किया गया है आई सिग्मा। आई सिग्मा पूर्ति पक्ष की व्याख्या करता है जो कि डेल्टा पीसी अर्थात उत्पादन क्षमता में वार्षिक वृद्धि को बताता है। उत्पादन क्षमता में यदि वृद्धि होती है तो उससे वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार डोमर के मॉडल के मूलभूत समीकरण डेल्टा आई इंटू 1/अल्फा इक्वल टू आई सिग्मा, इसमें डेल्टा आई इंटू 1/अल्फा यह मांग पक्ष की व्याख्या है और आई सिग्मा पूर्ति पक्ष की व्याख्या है। यह पक्ष मांग पक्ष को बताता है, अर्थात आय में वार्षिक वृद्धि को बताता है, और आई सिग्मा पूर्ति पक्ष की व्याख्या है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि को बताता है। डोमर ने इस मूलभूत समीकरण के अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया कि आय में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में वृद्धि एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, तभी पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थापना अर्थव्यवस्था में की जा सकती है, अर्थात कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। अब डोमर का अगला समीकरण है कि जब मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती हैं तो हम विनियोग की किस दर पर अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं। विनियोग की दर को डोमर ने डेल्टा आई के द्वारा बताया है। विनियोग की यह वृद्धि दर है। डोमर का कहना यह था कि जो पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें संतुलन रोजगार स्तर को बनाए रखने के लिए विनियोग की दर क्या होनी चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था
में उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग किया जा सके ताकि अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार संतुलन पर बनाए रखा जा सके। तो डेल्टा आई अपॉन आई अर्थात विनियोग की वृद्धि दर है। उन्होंने यह बताया कि विनियोग की जो वृद्धि दर है वह अल्फा सिग्मा के बराबर होनी चाहिए। अल्फा सिग्मा में अल्फा संकेत का अर्थ है एमपीएस अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति और सिग्मा का अर्थ है एपीआई अर्थात विनियोग की औसत उत्पादकता। अर्थात विनियोग की वृद्धि दर बचत की सीमांत प्रवृत्ति और विनियोग की औसत उत्पादकता के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। यह समीकरण बताता है कि विनियोग की वृद्धि दर सीमांत बचत प्रवृत्ति और विनियोग की औसत उत्पादकता के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग किया जाना संभव होगा, तभी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति बराबर होंगी, तभी अर्थव्यवस्था में आय में वार्षिक वृद्धि और उत्पादन क्षमता में वार्षिक वृद्धि एक दूसरे के बराबर होंगी और इस प्रकार किसी भी प्रकार का असंतुलन अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जाएगा। यदि ऐसा होता है, विनियोग की वृद्धि दर बचत की सीमांत प्रवृत्ति और विनियोग की औसत उत्पादकता के गुणनफल के बराबर होती है तो पूर्ण रोजगार पर वृद्धि दर बनी रहती है और किसी भी प्रकार का असंतुलन अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जाता है। इसे हम एक संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सिग्मा अर्थात एपीआई विनियोग की औसत उत्पादकता 25% है, अल्फा यानी एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति 12% है और वाई अर्थात आय $150 बिलियन वार्षिक है। अब हम देखेंगे कि विनियोग अर्थव्यवस्था में कितना किया जाए। तो विनियोग को ज्ञात करने के लिए डोमर के मॉडल के सूत्र के अनुसार जब आय को हम सीमांत बचत प्रवृत्ति से गुणा करते हैं तो हमें विनियोग की मात्रा प्राप्त होती है। अर्थात आय है $150 बिलियन और सीमांत बचत प्रवृत्ति है 12%, अर्थात $150 बिलियन आय गुणित सीमांत बचत प्रवृत्ति 12% यानी 12/100 बराबर $18 बिलियन। ये क्या होगी? विनियोग की मात्रा होगी। अर्थव्यवस्था में हम इतनी मात्रा में विनियोग करें। अब बात आती है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि कितनी होनी चाहिए। तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि यदि इन दरों के आधार पर हम देखें तो $4.5 बिलियन प्रति वर्ष होनी चाहिए। यह कैसे ज्ञात किया जाएगा? वाई अर्थात आय $150 बिलियन, अल्फा अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति 12% यानी 12/100, सिग्मा यानी विनियोग की औसत उत्पादकता 25% गुणित 25/100। इस प्रकार हमको प्राप्त होता है $4.5 बिलियन प्रति वर्ष। यह $4.5 बिलियन प्रति वर्ष क्या है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आय वृद्धि की दर क्या होनी चाहिए। आय वृद्धि की दर डेल्टा वाई अपॉन वाई। आय वृद्धि की दर होनी चाहिए 3% प्रति वर्ष, तभी अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखा जा सकेगा। आय वृद्धि की दर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आय की मात्रा वाई $150 बिलियन, अल्फा अर्थात एमपीएस अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति 12% यानी 12/100, सिग्मा यानी एपीआई यानी विनियोग की औसत उत्पादकता 25% गुणित 25/100। अब इसको हमको भाग देना है वाई से यानी आय की मात्रा से, तो हमने 150 से इसको भाग दिया और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा किया। इस प्रकार से यदि हम
निकालें तो हमको आय की वार्षिक वृद्धि दर मिलती है 3%, जिसे यहाँ लिखा गया है 3% पर एनम, यानी प्रतिवर्ष 3% प्रतिवर्ष की दर से आय में वृद्धि होनी चाहिए। तो आय वृद्धि की दर 3% होगी। उत्पादन क्षमता में वृद्धि 4.5 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष होगी। विनियोग की मात्रा 18 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष होगी। तब इस प्रकार से विनियोग की जो दर मिलेगी डेल्टा आई अपॉन आई, वह यदि डेल्टा आई अपॉन आई किसके बराबर होनी चाहिए? अल्फा सिग्मा यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति और विनियोग की औसत उत्पादकता के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। ऐसा यदि होता है तो इसे हम संतुलन वृद्धि की दर या पूर्ण रोजगार वृद्धि की दर कह सकते हैं। यदि डेल्टा आई अपॉन आई अल्फा सिग्मा के गुणनफल के बराबर यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति और निवेश की औसत उत्पादकता के गुणनफल के बराबर नहीं होती है, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, डेल्टा आई अपॉन आई यानी विनियोग की वृद्धि की दर अधिक है सीमांत बचत प्रवृत्ति और विनियोग की औसत उत्पादकता के गुणनफल से अधिक है। तो इसका परिणाम क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न होगी। इसके विपरीत यदि डेल्टा आई अपॉन आई यानी विनियोग में वृद्धि की दर कम होगी, किससे? अल्फा यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति और सिग्मा यानी विनियोग की औसत उत्पादकता, इन दोनों के गुणनफल से यदि विनियोग की वृद्धि दर कम होगी तो इसका परिणाम क्या होगा? मंदी की स्थिति। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि विनियोग वृद्धि की दर सीमांत बचत प्रवृत्ति और विनियोग की औसत उत्पादकता के गुणनफल के बराबर नहीं रहती है, उससे अधिक होती है तो तेजी की स्थिति और उससे कम होती है तो मंदी की स्थिति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है, जिसे हम संतुलन की स्थितियां नहीं कह सकते। अर्थात अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखना मुश्किल होगा, जो कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है। तो इस प्रकार डोमर ने अपने मॉडल में यह बताने का प्रयास किया कि पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं, पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, वहां विनियोग की कौन सी दर को प्राप्त किया जा सके जो कि आय में वृद्धि और उत्पादन की क्षमता में वृद्धि को बराबर रख सके, ताकि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर बनी रहे। अब हम हैरोल्ड और डोमर के मॉडल की तुलनात्मक व्याख्या देखेंगे। डोमर के मॉडल में जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने एपीआई अर्थात विनियोग की औसत उत्पादकता सिग्मा को प्रयोग किया है। विनियोग की औसत उत्पादकता का सूत्र है डेल्टा वाई अपॉन आई। दूसरा, उन्होंने सीमांत बचत प्रवृत्ति को लिया है, एमपीएस को लिया है, जिसका सूत्र है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब डोमर ने अपने मॉडल में यह बताया है कि विनियोग की वृद्धि दर अर्थात डेल्टा आई अपॉन आई किसके बराबर होनी चाहिए? अल्फा सिग्मा यानी एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति और एपीआई यानी विनियोग की औसत उत्पादकता के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। अब यदि हम डेल्टा आई अपॉन आई को बराबर करने के लिए अल्फा की जगह सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र अर्थात डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई रखें और सिग्मा अर्थात विनियोग की औसत उत्पादकता की जगह उसका सूत्र जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है डेल्टा वाई अपॉन आई रखें, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति और विनियोग की औसत उत्पादकता के गुणनफल के बराबर विनियोग की दर होनी चाहिए। यदि इस सूत्र को हम हल करें तो डेल्टा आई अपॉन आई बराबर डेल्टा एस अपॉन आई, इसमें से हम डेल्टा वाई और डेल्टा वाई को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचा डेल्टा एस अपॉन आई, जो कि यहाँ पर लिखा गया है।
यदि हम आई को हटा दें जो कि कॉमन है, तो हमारे पास बचता है डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा एस, अर्थात विनियोग में वृद्धि बचत की वृद्धि के बराबर होनी चाहिए। जितनी अर्थव्यवस्था में बचत बढ़ती है उतना ही विनियोग बढ़ना चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति को बनाए रखा जा सकेगा। ऐसी मान्यता डोमर ने अपने मॉडल में स्थापित की है। अब यदि हम हेरोड के मॉडल को देखें तो हेरोड के मॉडल में हम जानते हैं कि उन्होंने वृद्धि दरों के माध्यम से अपने मॉडल की चर्चा की है। जैसे कि वास्तविक वृद्धि दर का सूत्र है GC इक्वल टू एस, या आवश्यक विकास दर का सूत्र है GWCR इक्वल टू एस। यहाँ पर G और GR इक्वल टू होता है डेल्टा Y अपॉन Y, यानी आय में वृद्धि। C अथवा CR बराबर होता है I अपॉन डेल्टा Y, यानी विनियोग में शुद्ध वृद्धि। S बराबर होता है S अपॉन Y, यानी बचत प्रवृत्ति। अब यदि इन सूत्रों को हम रखें CG इक्वल टू एस में, G की जगह पर डेल्टा Y अपॉन Y, C की जगह पर I अपॉन डेल्टा Y, तो S की जगह पर आ जाता है S अपॉन Y। अब यदि डेल्टा Y और डेल्टा Y कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर बचता है I अपॉन Y लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में है S अपॉन Y। अब यदि सेम तरीके से y को हटा दिया जाए तो बचता है I इक्वल टू एस, अर्थात विनियोग के बराबर बचत, या बचत के बराबर ही विनियोग अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए। तो इसलिए ये कहा जाता है कि डोमर और हेरोड दोनों के मॉडल के निष्कर्ष समान हैं। हेरोड ने भी अपने मॉडल में बचत और विनियोग की समानता को स्थान दिया है, अर्थात जितनी बचत होगी उतना ही विनियोग होना चाहिए, तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बना रहेगा, असंतुलन उत्पन्न नहीं होगा। उसी प्रकार से डोमर ने अपने मॉडल में स्थापित किया कि बचत में वृद्धि और विनियोग में वृद्धि एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, अर्थात जितनी बचत बढ़ती है उतना ही विनियोग भी बढ़ना चाहिए, जितनी आय बढ़ती है उतनी ही उत्पादन क्षमता भी बढ़नी चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। इसे हेरोड और डोमर ने छुरीधार संतुलन, नाइफ एज इक्विलिब्रियम का नाम दिया है, क्योंकि इस संतुलन को बनाए रखना कठिन होता है, किंतु फिर भी पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का उद्देश्य पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखना होता है। इसलिए हेरोड और डोमर ने अपने मॉडल में इस प्रकार की व्याख्या की है। उन्होंने ये बताया कि आय वृद्धि की दर और विनियोग वृद्धि की दर को किस स्तर का रखा जाए ताकि बचत और विनियोग में, मांग और पूर्ति में संतुलन बना रहे, ताकि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन की अवस्था में बनी रह सके। यही हेरोड और डोमर के मुख्य निष्कर्ष हैं। यह तो ही दोनों मॉडल की समानता की बात। हालांकि दोनों मॉडल के निष्कर्ष समान हैं, किंतु फिर भी उनमें कुछ मुख्य अंतर देखने को मिलते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, डोमर के मॉडल में विनियोग को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, अर्थात अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु विनियोग है, जिसका कि दोहरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर आय प्रभाव और पूर्ति प्रभाव के रूप में पड़ता है, या मांग प्रभाव और पूर्ति प्रभाव के रूप में पड़ता है। हेरोड ने अपने मॉडल में आय को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यदि आय बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो विनियोग बढ़ेगा, और विनियोग से उत्पादन क्षमता बढ़ती है। उत्पादन क्षमता बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है, पुनः आय बढ़ती है, फिर बचत बढ़ती है, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था सतत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ती रहती है। तो हेरोड के मॉडल में आय को महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा मुख्य अंतर दरों को लेकर है। डोमर ने अपने मॉडल में एक दर की चर्चा की है जो कि R है, जिसको कि अल्फा सिग्मा अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति और विनियोग की औसत उत्पादकता के गुणनफल से प्राप्त किया जा सकता है। यह विनियोग की दर है। डोमर ने अपने मॉडल में इसी विनियोग दर की चर्चा की है, लेकिन हेरोड ने अपने मॉडल में 3 वृद्धि दरों की चर्चा की है, जिसमें हमने देखा कि G अर्थात वास्तविक वृद्धि दर, GW अर्थात
आवश्यक या वांछित वृद्धि दर, और GN अर्थात प्राकृतिक वृद्धि दर। G वह दर होती है जिस पर कोई देश विकास कर रहा होता है। GW वह महत्वपूर्ण दर है जो कि उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने के लिए आवश्यक होती है। और GN प्राकृतिक वृद्धि दर है जो कि दीर्घकालीन वृद्धि दर है, जिसको जनसंख्या और तकनीकी परिवर्तनों के साथ प्राप्त करना दीर्घकाल में संभव होता है। तो इस प्रकार हेरल्ड ने अपने मॉडल में 3 दरों की चर्चा की है, जबकि डोमर ने 1 दर विनियोग की दर की चर्चा की है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर डोमर और हेरल्ड के मॉडल में यह है कि हेरल्ड ने अपने मॉडल में त्वरक का प्रयोग किया है, त्वरक की अवधारणा का प्रयोग किया है, जबकि डोमर ने अपने मॉडल में गुणक की अवधारणा का प्रयोग किया है। चौथा मुख्य अंतर है कि डोमर ने अपने मॉडल में विनियोग की औसत उत्पादकता में उच्चावचन को स्थान दिया है, जबकि हेरल्ड ने व्यापार चक्र को अपने मॉडल में अनिवार्य बताया है। पांचवा अंतर प्रमुख रूप से यह पाया जाता है उनके मॉडल में कि डोमर के मॉडल सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात के व्युत्क्रम की चर्चा करता है, जबकि हेरल्ड का मॉडल सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात की चर्चा करता है। तो इस प्रकार चूंकि निष्कर्ष दोनों मॉडल के समान हैं, फिर भी दोनों मॉडल में कुछ अंतर मुख्य रूप से पाए भी जाते हैं जो कि दोनों के मॉडल को अलग अलग बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हेरल्ड ने भी अपना मॉडल प्रस्तुत किया और डोमर ने भी अपना मॉडल प्रस्तुत किया। दोनों ने अपने मॉडल पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में ही प्रस्तुत किए हैं और इस प्रकार से दोनों के मॉडल अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जो ये बताते हैं कि पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार अपने अंतर्गत पूर्ण रोजगार संतुलन के स्तर को बनाए रख सकती हैं। तो इस प्रकार कीन्स ने जो अल्पकालीन मॉडल प्रस्तुत किया था उसको हेरल्ड और डोमर ने दीर्घकालीन मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है और पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।